उन दिनों हम एक छोटे से शहर में रहा करते थे। यहाँ के कॉलेज में मेरे भाई का दिल ना लगा तो वालिद ने उनको करीबी शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिल करा दिया, जहाँ हॉस्टल भी था। अब वो माह 2 माह बाद घर आते, रोज अचानक 10 रोज बाद ही आ गए। अम्मी ने पूछा, खैर तो है आदिल बेटे, अभी गए थे और अभी आ गए? कहा, अम्मी जान, हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता, मैदे में दर्द सा रहने लगा है। वो बोली, अरे मियाँ, तुम्हारी भी क्या बात है, कभी अपने शहर का कॉलेज ठीक नहीं लगता तो कभी लाहौर के हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता। यूं कहो ना कि पढ़ाई में जी नहीं लगता। वही बात हो गई कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। वालिदा ने ये मिसाल बस वैसे ही बोल दी, लेकिन मुझे लगा आदिल भाई हकीकतन परेशान है। अभी मैं उनके चेहरे पर मौजूद परेशान कुन तहरीर पढ़ ही रही थी कि वो मेरे पास आ गए। शाम का वक्त था और मैं चावल साफ कर रही थी। कहने लगे, गुड़िया एक बात बताऊं, अम्मी को मत बताना। हाँ भैया बताओ, मैं अम्मी को नहीं बताऊंगी। बात कुछ अजीब सी है, पता नहीं तुमको बतानी भी चाहिए या नहीं, लेकिन ये सच बात है कि मेरे हॉस्टल में जिन आ गए हैं, इसलिए मैं घर आ गया हूँ। दरअसल मैं उनसे उलझना नहीं चाहता। आदिल भाई की बात सुनकर मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा, भैया जानती हूँ ये सब जिनविन, तुम्हारा दिल ही वहाँ नहीं लग रहा, इसलिए आ गए हो। अब बहाने मत बनाओ, तुम वहाँ पढ़ने गए हो, दिल लगाने नहीं गए। अब पढ़ना तो है, वक्त जाया करने का क्या फायदा। मेरी मानो तो कल ही वापस चले जाओ, वरना अब्बा नाराज होंगे, क्योंकि तुमने ही जिद की थी लाहौर जाकर पढ़ने की। बात यह है गुड़िया कि मेरे रूममेट ने मुझे अजीब सा वाकया सुनाया है। उसने मुझे मेरे दोस्त की आप बीती इस तरह सुनाई है कि उसके जाने के बाद से मुझको उस कमरे में वहशत होने लगी है। तभी मैं चला आया हूँ। वाकया तो बताओ, मैंने इश्तियाक से सवाल किया। वाकया ये है कि मेरा दोस्त अतहर, जो कसूर के करीब एक गांव का रहने वाला है, उसके गांव के नजदीक एक पहाड़ पर एक बुजुर्ग का मजार है। इस मजार पर हर जुमेरात को उर्स होता था। कीदतमंद लोग आते, कवालियां होती, धमाल पड़ते। ये यहाँ का कल्चर था। एक दिन अतहर भी अपने दोस्त के हमरा वहाँ कवाली सुनने गया। उसका दोस्त माजिद एक खूबरू नौजवान था, जिसका कद निकलता हुआ, रंग गोरा और बाल घुंघरियाले थे। वो वाकई हसीन लड़का था। इसका कसरती बदन और सेहतमंद सरापा देखकर शहर के नौजवान इस पर रश्क करते थे। माजिद के 2 ही शौक थे, कबड्डी खेलना और धमाल डालना। इसको धमाल पर बड़ी महारत हासिल थी। जब वो ढोल की थाप पर तेज तेज रक्सा होता तो देखने वाले महू हो जाते और वो खुद भी मस्तुल अस्त हो जाता। एक दिन उसने कुछ कलंदरों को वहां धमाल डालते देखा तो अतहर और माजिद से रहा न गया। वो भी उनके साथ शामिल हो गए। माजिद ने तो ऐसा कमाल दिखाया कि देखने वाले तस्वीर बन गए। उसने इस दरवेशी रक्स को इस मोहियत से किया कि वो मस्त हो गया और इसको अपना होश ही न रहा। रात को जब ये दोनों दोस्त घर लौटे तो बेहद थके हुए थे। आते ही लेट गए और उनको नींद ने आ लिया। माजिद और अतहर के घर भी करीब करीब थे और ये बचपन के साथी थे। अतहर ने बताया, सुबह में माजिद के घर गया तो उसको हल्का हल्का बुखार था। हमने आज इकट्ठे कसूर भी जाना था, मगर माजिद ने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सारे बदन में दर्द है। मैंने माजिद को समझाया कि तुम वहां जब रक्स को ना होते हो तो तुम अपना होश भी नहीं रहता। तुम इस तरह आपे से बाहर मत हो जाया करो। कल तुमने जब इन दरवेशों के साथ मस्त होकर और बाल खोलकर धमाल डाली तो इसकी वजह से तुमको बुखार हुआ है, क्योंकि तुम बहुत थक गए हो। तुम खुद को इस कदर क्यों थका देते हो? उसने कहा, मुझे खबर ही नहीं रहती, जब मैं धमाल डालता हूँ तो लगता है इस दुनिया में नहीं हूँ, बल्कि दूसरी दुनिया में पहुंच गया हूँ। मैं उस दिन अकेला ही कसूर चला गया। जब मैं वापस आया तो अम्मी ने बताया कि माजिद की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। तभी इसकी माँ हमारे घर तुमको बुलाने आई थी। अब न जाने उसका क्या हाल है, इसको डॉक्टर के पास ले जाना था। किस्सा मुख्तसर, अतहर अपने दोस्त के घर गया। उसकी हालत अजब थी। सर के बाल खड़े थे और आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। हसीन चेहरा बिगड़ गया था और हाथ पांव मुड़े हुए थे। लगता था कि कोई गैर मरई ताकत है जो इसको तकलीफ दे रही है। तर कहने लगा, आदिल यार सच कहूँ तो मैं माजिद की सूरत देख के डर गया था, क्योंकि इसकी शक्ल अपनी सूरत ना रही थी, बल्कि किसी और की नजर आ रही थी जो काफी दहशतनाक थी। मैंने उससे पूछा कि मेरे दोस्त माजिद, कुछ तो कहो, तुम्हें क्या हो गया है? पहले तो वो कुछ न बोला, फिर जमीन पर लेटकर तड़पने लगा। उसने कहा,
यार पता नहीं मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे अंदर कोई और समा गया है जो मुझे खींच और तोड़ मरोड़ रहा है। इसके बाद उसकी आवाज बदलने लगी। उसकी आंखें सुर्खी से दहक रही थी। वो किसी और जुबान में गुफ्तगू करने लगा जो मेरी समझ में ना आ रही थी। मैंने चाहा कि इसको किसी डॉक्टर के पास ले जाऊं, मगर उसकी हालत गैर हो रही थी। वो चलने के काबिल न था। बकौल अतर मैं खुद ही डॉक्टर के क्लिनिक चला गया और उसको घर ले आया। जब मैं और डॉक्टर माजिद के पास पहुंचे, वो सो चुका था। डॉक्टर ने कहा, अतर अब इसको मत जगाओ, बेआराम ना करो, मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, जागे तो खिला देना। इस वाकये के 2 माह तक माजिद ठीक ठाक रहा। एक दिन जब हम एक वीरान जगह दोस्त का प्लाट देखने गए तो माजिद ने हमें हैरान कर दिया। हमारे एक दोस्त शरीफ ने आबादी से कुछ दूर नई कॉलोनी में प्लॉट खरीदा था। ये कॉलोनी गैर आबाद थी। दूसरा दोस्त अकरम भी एक प्लॉट यहाँ पर लेना चाहता था। शरीफ हमको जगह दिखाने के लिए गया था। वहां सब तो प्लॉट देखने में महू हो गए, मगर माजिद सामने मैदान की सिमत देखने लगा। उसकी आंखों में अचानक चमक आ गई और वो कहने लगा, देखो वो सामने क्या शानदार तकरीब हो रही है। हमने देखा तो किसी को चटेल मैदान के सिवा कुछ नजर न आया। शाम का वक्त था। सबने समझा कि इसको वहम हो रहा है। यार माजिद, क्या देख रहे हो? किसी और को तो वहां कुछ नजर नहीं आ रहा। वो कहने लगा, इतने सारे लोग हैं, औरतों और मर्दों के खूबसूरत जर्ग बर्ग कपड़े पहने हुए हैं, और तुम लोगों को वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा। वहां शादी हो रही है, आसमान तक रोशनी की चमक उठ रही है। शरीफ बोला, शायद ये पागल हो गया है। नहीं, ये पागल नहीं है, मैं इसकी पहले कैफियत देख चुका हूँ। माजिद से कहा, यार बड़ी भूख लगी है, क्या ये नहीं हो सकता कि इस शादी में हमको भी थोड़ा सा खाने को मिल जाए? शरीफ ने कहा, वो सामने बेशुमार देगें पड़ी हैं, अच्छा ठहरो मैं लाता हूँ। माजिद ने जवाब दिया। वो चंद कदम गया था कि हमने देखा वो वापस आ रहा है। इसके हाथ में एक बहुत बड़ी परात थी, उसमें पुलाव था और उस पर गोश्त के बड़े बड़े रोस्ट पार्चे रखे हुए थे। उसने परात अपने दोस्तों के सामने धर दी। सब शशदर रह गए, सभी डर गए। खाने की भरी परात वहीं छोड़कर तीनों दोस्त गाड़ी में बैठकर घर आ गए। तभी से मेरा जहन बड़ा परेशान था। अब माजिद को वक्फे वक्फे से दौरे पड़ते थे और उसकी हालत गैर हो जाती थी। उसके घर वाले मुतअद्दिद डॉक्टरों के पास ले गए। हैरत की बात यह है कि जूं इलाज करवाते उसकी हालत ज्यादा बिगड़ती जाती। फिर एक बुजुर्ग से मशवरा किया गया। उन्होंने कहा, आप डॉक्टर से इसका इलाज कराने के साथ किसी ऐसे आलिम के पास भी ले जाइए जो इबादत गुजार हो, उससे दुआ कराइए। उन्होंने एक नेक बुजुर्ग का पता भी दिया। माजिद के भाई इसको वहां ले गए। तकरीबन 7 रोज वो इस आलिम दिन के घर पर मेहमान रहे और इस पर आयत कुरानी दम करवाते रहे। तब आलिम साहब ने ख्वाब देखा और बताया कि जब ये मजार पर धमाल कर रहा था तो वहां 2 जिन औरतें भी थीं। एक बड़ी बहन जिसका शौहर भी साथ था और दूसरी छोटी जो धमाल के वक्त करीब खड़ी थी। उसको माजिद का धमाल इतना अच्छा लगा कि वो उसके कुर्ब की मुतमन्नी हो गई। बड़ी बहन के पास इल्म है, उसी वजह से छोटी बहन उससे डरती है। कभी कभी ये तीनों जब माजिद के करीब होते हैं तो उसकी हालत गैर हो जाती है। आलिम साहब ने मुसलसल कुरानी आयात पढ़ी और माजिद पर दम करते रहे। अब माजिद की हालत संभल गई। जब अतर ने ये बातें मेरे भाई आदिल से कही तब इसे इसका दिल हॉस्टल के कमरे में न लग रहा था। ताहम उसने अतर की बातों का मजाक उड़ाया और कहा कि तुमने मन घड़त किस्सा सुनाया है और मैं इस पर यकीन नहीं करने वाला। तब अतर ने आदिल भाई से कहा कि तुम मेरे साथ गांव चलना, मैं तुमको माजिद से मिलवा दूंगा, तुम खुद अपनी आंखों से देख लेना। गुड़िया में अतर के साथ इसके गांव चला गया। माजिद को देखा तो अफसोस हुआ। एक दुबला पतला लड़का जो कभी कड़ियल जवान था, अब उसकी हालत दुरुस्त न थी। उसी दिन जुमेरात की शाम ये लोग वहां धमाल देखने गए। तभी माजिद बोला कि वो देखो वो रहे। सबने एक सिम देखा जहां औरतों का रश था। वो नहायत हसीन लड़की थी, सब्ज रंग के कपड़े पहने थी। ऐसी हसीन लड़की मैंने पहले कभी ना देखी थी। उसके साथ एक उधेड़ उम्र औरत थी जिसके मुंह पर चादर थी। सब्ज कपड़ों वाली लड़की बार बार माजिद को देख रही थी। दफातन इसके हाथ पर किसी ने हलवे का डब्बा रख दिया। थोड़ी देर पहले उसको दोस्तों ने कहा था कि यार हलवा तो खिलाओ, हमारा हलवा खाने को दिल चाह रहा है। अब सभी इस डब्बे को हैरत से देख रहे थे कि ये कहाँ से आ गया। माजिद के हाथ तो खाली थे। भीड़ में देखा तो वो हसीन औरतें भी गायब थीं। आदिल भाई, क्या आपने हलवा खाया? नहीं गुड़िया, मैंने तो चखा भी नहीं और वहां से भाग आया। हॉस्टल गया तो देखा कि वहां भी हलवे का डब्बा रखा है, जबकि जाते हुए कमरा लॉक करके गया था। मैं तभी खौफजदा होकर सीधा बस अड्डे चला गया और घर आ गया हूँ। उसके बाद मेरा भाई इस हॉस्टल ना गया।
خدا جانے بھیا نے یہ داستان گھڑ کر سنائی تھی یا واقعی وہ سچ کہہ رہے تھے، یہ راز انہوں نے آج تک نہیں بتایا۔ جب بھی اس سے پوچھا تو یہ جواب دیا کہ ہاں یہ واقعہ سچ ہی تھا۔ اس کے بعد عادل نے لاہور والا کالج چھوڑ دیا اور واپس آ کر اپنے شہر کے کالج میں داخلہ لے لیا اور تعلیم مکمل کی۔ ابو تو آج تک کہتے ہیں کہ عادل نے گھر سے دوری کو برداشت نہ کرتے ہوئے یہ داستان گھڑی تھی، ورنہ ایسی کوئی بات نہ تھی۔